बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान और मेरे साथ नीलम वैली आज़ाद कश्मीर से सदाकत लॉन साहब मौजूद है। मैं उन्हें प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। सदाकत लॉन साहब का तारुफ ये है कि वो एक समाजी वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं। इसके अलावा वो गारमेंट्स के काम से जुड़े हुए हैं। नीलम वैली बहुत खूबसूरत इलाका है, मुजफ्फराबाद बिहाउंड बहुत सारे लोग वहाँ गए हुए हैं। ये सियाती मकाम है। आजाद कश्मीर में जो कशीदगी है, बुरान है, शटर डाउन है, ब्लैक आउट है, या जिस तरह के हालात हैं वो सारी दुनिया को पता है। सदाकत लाउन साहब आज स्पेशली नीलम वैली से इस्लामाबाद आए और इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और ये वहाँ जो मुजफ्फराबाद डिवीजन है या नीलम वैली है उस सारी सिचुएशन को आज हमारे लिए रिपोर्ट करेंगे। कि बाज लोग कहते हैं आज आईजी का भी और फिर चीफ सेक्रेटरी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि आजाद कश्मीर में तो सारी दुकानें खुली हुई हैं, चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। तो मेरे पास भी बहुत सारी खबरें हैं कि फूड की सप्लाई जो रुकी हुई है वहां क्या हो रहा है। लंदन पार्लियामेंट के बाहर ब्रिटिश कश्मीरियों ने वहां जो एमपी हैं जिसमें जर्मी कोबन है, बहुत सारे दूसरे एमपीज हैं, उनके साथ आज अट्रैक्शन किया और 9 के करीब एमपी उनके पास आए हैं। उन्हें लिफलेट भी दिए हैं, उन्हें सिचुएशन बताई है आजाद कश्मीर के हवाले से। इस पर भी रिपोर्ट करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने और बिलावल भुट्टो ने, राजा परवेज अशरफ ने बड़ी तुंद तेज आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर असेंबली में खताब भी किया है। उनकी क्या डिमांड्स हैं और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का अगला नए अमल क्या है, इस बारे में भी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप हमें क्या बता सकते हैं सर? एक धरना तो रावलाकोट में है जिस पर सारा मीडिया फोकस किए हुए है, लेकिन आपके इलाके में क्या धरना है की सिचुएशन क्या है, हड़ताल की सिचुएशन क्या है, शटर डाउन है नहीं? बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और माशाल्लाह, जहाँ तक हम आपके प्रोग्राम देखते हैं कश्मीर के हवाले से, इस वक्त जो कश्मीर में कशीदगी पाई जाती है, जो एक परेशानी का आलम है, आप बड़ी बारीकबीनी से उस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम शराज साहब। शुक्रिया। बात यह है कि बात यह है कि सर, इस वक्त पूरे कश्मीर के अंदर लॉकडाउन की सिचुएशन है। एक तो हमने वो पस मंजर देखा जब हम कोरोना वायरस के दरमियान, जो उस दौरान जो लॉकडाउन हुआ, हमने पूरी दुनिया में देखा लॉकडाउन, पाकिस्तान में और कश्मीर में भी देखा। इस वक्त सेम कंडीशन है, नीलम वैली से लेकर भिम्बर तक जो पूरा कश्मीर लॉकडाउन है, जिसमें नीलम वैली, मुजफ्फराबाद डिवीजन, कन्नौज, बाग, रावलाकोट, मीरपुर, भिम्बर, तकरीबन आल कश्मीर के अंदर इस वक्त पूरा कश्मीर बंद है। जो लोग ये बात करते हैं कि कश्मीर खुला है, तो उन लोगों से गुजारिश ये है कि आप कभी इस दौरान, जब ये धरने हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, लोग अपने बुनियादी हक के लिए निकले हैं, रोडों पर हैं, अब बुजुर्ग, माएँ, बहनें, तमाम तर लोग इस वक्त रोडों पे हैं अपने बुनियादी हक के लिए। तो वो लोग इस वक्त इलाके का दौरा नहीं करते, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करके ये कह देते हैं कि जी कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं, दुकानें खुली हैं। मोहतरम शराज खान साहब, मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त कश्मीर की सिचुएशन ये है कि तमाम तर कारोबारी मराकज बंद हैं और आपके बैंक बंद हैं। जो लोग वहां पर मौजूद हैं, लोगों को खाने पीने की प्रॉब्लम है, लोगों के पास राशन नहीं है, कारोबार बंद हैं, बाजार बंद हैं, बैंक बंद हैं, इजी पैसा, इंटरनेट सर्विस तमाम तर मुअत्तल है। लोग अगर किसी ने कुछ बाजार से खरीदना है, उसके पॉकेट में अगर पैसे होंगे तो वो मार्केट में जाके किसी दुकानदार से, किसी से रिक्वेस्ट करके, वो अगर शॉप खुलवा के खरीदना भी चाहता है, उसको सबसे पहले बैंक जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक बंद हैं, आपके इंटरनेट सर्विस नहीं है, आपका इजी पैसा, जेज कैश, ओमनी, तमाम का सर्विस बंद है। ये लोगों की बेबुनियाद बातें हैं कि पूरा कश्मीर अमन है। अमन कहाँ है? अगर अमन होता तो नीलम वैली से लेकर भिम्बर तक लोग, माएँ, बहनें, बुजुर्ग रोडों पर क्यों होते? वजह क्या बनी है सदाकत साहब? लोग क्यों उन्होंने दुकानें बंद रखी हुई हैं? कोई मजबूर तो नहीं कर रहा है ना? ये रजाकाराना तौर पर ये मसाइल 12 सीटों का मसला या हुकूमत आजाद कश्मीर की जो अखराजात हैं उनको कम करने के लिए, ये कोई मौत और जिंदगी का मसला तो नहीं था, ये पहले से भी चल रहा था। तो ये लोग इतने
चार्ज क्यों है, क्या वजह क्या है, ये इतना बड़ा मसला क्यों बना है इसका? दुनिया में जो महज़ब माशरे होते हैं वो अपने अवाम को उनके जो जायज़ हकूक होते हैं, जो उनके पैदाशी हकूक हैं, वो उन्हें फराहम करते हैं। बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि 78 सालों से कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे टोले बैठे हुए हैं जिन्होंने लूट मार का बाजार गर्म किया है। आप अगर जरा गौर से देखें, बारीकबीनी से देखें, एक छोटा सा कश्मीर है, इसमें इतनी बड़ी तादाद वुज़रा की, इसमें एमएलए, एमपीएस, वज़ीर आज़म साहब, फलां 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 फलां। इस्लामाबाद पिंडी जितना बजट है आज़ाद कश्मीर का, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, पिंडी जितना बजट है आज़ाद कश्मीर का, तो उसमें इतने सारे वुज़रा, इनकी अय्याशियाँ, इनके गाड़ियों के अखराजात, इनको पेट्रोल फ्री, घर फ्री, तमाम तर सहूलतें इनको मिलती हैं, और एक आम आवाम को क्या मिलता है? जो लोगों के बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो महंगाई पे बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, कॉलेज की डिमांड करते हैं, हॉस्पिटल की डिमांड करते हैं। वो आपसे ये कहते हैं कि ये छोटा-सा कश्मीर है, छोटा-सा खित्ता है, इसमें से आप अपनी अय्याशियाँ कम करो, ताकि आप कश्मीर की आवाम को सहूलत देने में कामयाब हो सको। अब जब इलेक्शन का दौर है, इस दौरान ये इन लोगों की रस्साकसी शुरू होगी, नूरा कुश्ती शुरू हो गई, और इनको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि पिछले 4 माह से एक्शन कमेटी ने इनको एहतजाज की कॉल दी। ये आज कहते हैं कि हमने 35 मुतालबात माने हैं। 3 या 4 या 5 मुतालबात इन्होंने टोटल माने हैं, बाकी कौन से 35 मुतालबात माने? कुछ नहीं माने। जो लोग, जिन जिन लोगों का रहना सहना, उठना बैठना कश्मीर में नहीं है, मुझे बताएं वो कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे दूं। जब हम बचपन में खेला करते थे, क्रिकेट खेलते थे या कोई भी कबड्डी भी कोई गेम खेलते थे, तो दो टीमों के दरमियान एक जो खिलाड़ी अजाफी होता था उसको हम बोलते थे सांझी बच्ची। ये 12 सीटों वाले वो सांझी बच्ची हैं। जब दिल चाहे जो हुकूमत सिलेक्ट होके आती है, जो लोग वोट लेके आते हैं, पता नहीं चलता, आराम से उनका तख्ता पलट के वो 12 सीटें उनकी तरफ होती हैं, उस हुकूमत को गिरा देते हैं। मुझे बताएं, जब बार-बार इलेक्शन होते हैं, असेंबली के इजलास होते हैं, वो बोझ अवाम पर पड़ता है, वो अखराजात अवाम के सर आते हैं। ये एक सांझी बच्ची की हैसियत से ये 12 सीटें, ये वो लोग हैं जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं, जिनके पास कोई तालीम नहीं, जिनका कोई अपना ज़ाती मेयार नहीं। जब वो सोशल मीडिया पे बात करते हैं तो हम पे मसलत है, वजीर खजाना पंजाब में बैठा है, कोई पेशावर से है, कोई कराची से है, कोई पंजाब से है। मुझे बताएं, इन लोगों को क्या हक पहुंचता है कि इतना बड़ा बजट लेकर ये करोड़ रुपए लेके बैठे हैं? आपने देखा कुछ अरसा पहले पीटीआई की हुकूमत थी, एक वजीर आजम साहब बने, क्यूम न्याजी साहब, 12 सीटों को पलटा, उनके तख्ता उलट दिया। फिर पीछे दूसरे वज़ीर आज़म बन गए तनवीर इलियास साहब, उनका तख्ता पलटा, ये 12 सीटों को साथ उनको हटा दिया। उसके बाद कितनी हुकूमतें बन गई? क्या कश्मीर एक मजाक बन के रह गया है? एक्शन कमेटी जो बात कर रही है उनके जायज मुतालबात हैं, पुरअमन एहतजाज है। ये हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी हुकूमत ने उन पर जानबूझकर उन पर गोलियां बरसाई। ये कहाँ की जमहूरियत है, कहाँ का इंसाफ है? खुदारा, जो महज़ब माशरे होते हैं, बाहर ममालिक में देखें, जो अपनी आवाम को, जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, उनको सेफ्टी दी जाती है, उनसे पूछा जाता है, उनके साथ जमीन पे बैठा जाता है। ये लोग तो गोलियां मारते हैं और अवाम तो निहत्ते बैठे हैं। अवाम के पास कोई वेपन नहीं है, कोई असला नहीं है, वो कोई हथियार लेके नहीं गए। तो ये लोगों को अब इलेक्शन में जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? अवाम से किस तरह वोट मांगेंगे जब तक ये अवाम की बुनियादी जो असूल के लिए अवाम निकली है रोडों पर? इस वक्त लाखों लोग जो सब रोडों पर हैं, उनके ऊपर गोलियां बरसाई, कितने लोग शहीद हो गए। अब मुझे बताएं, इस हुकूमत का क्या करना चाहिए जो कश्मीर में अपने बच्चों पर, अपने भाइयों पर फोर्सेस का इस्तेमाल करती है, रेंजर्स का, एफसी का? इन लोगों का क्या करना चाहिए? मुझे आप बताएं। आप माशाल्लाह बड़ी बारीकबीनी से। दूसरी तरफ आर्गूमेंट किया है कि तशद्दुद मुजाहिरीन ने किया, ये जमात जो ये तंजीम है, रजिस्टर तो नहीं है,
ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, इसमें दहशतगर्द लोग हैं इसलिए इसे कालादम करार दे दी गया है। इसने पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ तकरीरें की हैं, नफरत फैलाने की कोशिश की है, अमन और अमान जो है वो खराब किया है। आपकी आज़ाद कश्मीर की अपनी जमातें जो हैं वहाँ पर वो कह रही हैं कि ये एक जत्था है और जत्थे जो है वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अपने मुतालबात मनवा रहे हैं, हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो दूसरा ये भी कह रहे हैं कि पुलिस वाले, और ये हकीकत भी है कि रावला कोट और दूसरी जगहों पर या रेंजर्स के जो अलकार हैं वो भी शहीद हो गए हैं। ओबियसली मुजाहिरीन भी हुए हैं लेकिन उन पर भी गोलियां चली और वो भी शहीद हो गए। तो इसको फिर जस्टिफाई कैसे किया जाए कि जिसकी जान जाती है, अगर कोई आर्मी वाला, कोई रेंजर्स वाला, कोई एफसी वाला, कोई पुलिस वाला अगर इस दौरान किसी की डेथ हो जाती है, यकीनन किसी की जान भी नहीं जानी चाहिए। वो भी किसी माँ के बेटे हैं, किसी बहन के भाई हैं, हम उनको भी कदर की निगाह से देखते हैं। ये जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, एक नफरत फैलाई जा रही है। ये जो एक्शन कमेटी का एहतजाज है, ना तो ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ना ये पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ है, ना किसी अदारे के खिलाफ है। इनकी बुनियादी जो डिमांड है, आप उठा के इनको देखें, ये बिल्कुल की जायज डिमांड है। और जब ये बात करते हैं, इसको अब कलअदम करार दे दिया। पिछले 3 साल से तो यही हुक्मरान, यही वज़रा, ये इनसे आकर मज़ाकरात करते थे, इन्होंने मज़ाकरात किए। तो मुझे बताएं, अगर ये लोग इनको आज इल्जाम देते हैं, इंडिया के एजेंट कहते हैं, हमारा अगर रिश्ता है पाकिस्तान से है वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद से है। जहां ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद आए तो वहां तमाम तर सियासत पसे पुष्ट पड़ जाती है। ये बहुत बड़ा अजीम रिश्ता है। जानबूझ के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कश्मीरी अवाम को और पाकिस्तानी अवाम को आपस में लड़ाया जाए, जबकि पाकिस्तानी अवाम मुश्किल वक्त में हमेशा उन्होंने कश्मीर का साथ दिया और कश्मीरी अवाम के और पाकिस्तानी अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। जानबूझ के एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है और फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम चाहते हैं जो एहतजाज करने वाले, जो हमारे भाई बहनें जो शहीद हो गए, जख्मी हो गए, जितना दुख हमें उनके लिए है, इतना ही दुख आगे कोई फोर्सेस के लोग इस दौरान शहीद हो गए, हम उन्हें भी शहीद कहते हैं। नीलम वाली के जहां से आपका ताल्लुक है, ये कितना बड़ा इलाका है हमारे नाजरीन के लिए बता दें, और मुजफ्फराबाद से नीलम वाली का फासला कितना है, और आपको नीलम वैली से आते हुए मुजफ्फराबाद तक कितना टाइम, इस्लामाबाद तक कितना टाइम लगता है? देखिए जी, यहाँ से अगर आप इस्लामाबाद से अगर आप नीलम वैली जाते हैं, 3 घंटे इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक का रास्ता है। यही 3 घंटे मुजफ्फराबाद से नीलम वैली, और जैसे जैसे आप पीछे जाते रहेंगे 5 घंटे 6 घंटे तकरीबन इवन 7 घंटे में जाके नीलम वैली ताओबार्ट जो हलमत है वहां जाके इतना बड़ा 7 से 8 घंटे का ये सफर है। ये सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इवन बहुत कम लोग होते हैं, 5 या 10% लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, यहाँ से जो LOC है वो कितने दूर है? मुजफ्फराबाद से नीलम वैली से जरा लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर की सीज फायर लाइन, वो कितने दूर होगी? देखिए जी, जब आप मुजफ्फराबाद से जाते हैं नसेरी के मकाम पर, जब आप नसेरी क्रॉस करते हैं, जलियाना में आप पहुंचते हैं, वहां से LOC शुरू होती है। फिर इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे, कुछ जगहों पर दरिया के उस पार भी आजाद कश्मीर का कब्जा है, कुछ जगहों फिर आगे जाते हैं उस तरफ इंडिया है। मतलब ये डिवाइड है, कहीं दरिया के उस पार हम हैं, कहीं दरिया के इस पार इंडियन आर्मी है। ठीक है, आपकी जो नीलम वैली है ये कितनी आबादी होगी तकरीबन? सर, नीलम वैली की आबादी की अगर आप तादाद करें, अगर उसको अकाउंट करें तो ये लाखों में। अच्छा, और ये किसका हल्का है, कौन यहाँ से जीतता है? यहाँ से पहले तो एक हल्का था, अब हल्के 2 हो गए हैं। एक तो मियां वहीद साहब हैं जो मियां गुलाम रसूल साहब के छोटे भाई, और दूसरा हल्का है जो शाह गुलाम कादर साहब हैं, उसमें वो इलेक्शन लड़ते हैं।
تو فارورڈ کوٹا یہاں سے کتنا دور ہے جہاں سے فارورڈ ممتاز راٹھور فیصل ممتاز راٹھور صاحب؟ فارورڈ کوٹا کا جو راستہ ہے نیلم ویلی سے اور باغ فارورڈ کوٹا کا تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کا یا 8 گھنٹے کا سفر ہے. اچھا یہاں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شاہ غلام قادر ہے اسی حلقے سے جیتے ہوئے ہیں اور پھر میاں وحید الرحمان منسٹر بھی ہیں اس وقت، وہ بھی اسی حلقے سے جیتے ہوئے ہیں، تو جی یہ دونوں اس وقت نیلم ویلی میں دھرنا آپ بتا رہے ہیں کہ ہے، جی جی. تو ان دنوں میں یعنی 5 تاریخ سے لے کر 6 تاریخ کے بعد یہ دونوں ایم ایل ایز آپ کو اپنے حلقے میں نظر آئے؟ نہیں سر، یہ جب کہ احتجاج کی کال تھی 9 تاریخ کی، 9 تاریخ سے پہلے یہ تقریباً 5 تاریخ کو تقریباً جو حکومت کی طرف سے علاقوں میں لاک ڈاؤن شروع کر دیا، لوگوں کو خوف ہراست پھیلانا شروع کر دیا، آپ کی انٹرنیٹ سروس بند کر دی، اور یہ ہمارے جو ایم ایل اے حضرات ہیں میاں وحید صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، یہ اس دن سے لے کر آج تک یہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکے، نہیں گئے. دھرنے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ 24 آور دھرنا ہے کہ دن کو دھرنا ہوتا ہے شام کو ختم ہو جاتا ہے؟ اور اس کا دھرنے کا مقام کہاں پر ہے؟ شہر میں ہے، باہر ہے؟ اور اس کی پٹرولنگ کیسے، پولیس کیسے پٹرول کر رہی ہے؟ سر یہ دھرنے کے جو لوگ ہیں اس کی تعداد ہے ہزاروں میں، ہزاروں میں اس کی تعداد ہے. جو نیلم ویلی میں؟ جی، نیلم ویلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں مختلف جگہوں پر. اور خاص اگر آپ نے سنا ہو یا کبھی آپ نیلم ویلی گئے ہوں، 8 مقام کے مقام پر دھرنا موجود ہے. جس طرح پیچھے سے مظفر آباد کی طرف اگر لانگ مارچ کی کال آتی ہے تو یہ دھرنے کے جو شرکا ہیں یہ مظفر آباد کی طرف جائیں گے، اور ابھی تک یہ دھرنا پرامن دھرنا ہے. تو کھانے پینے کی، پٹرول کی، اس کی کیا سچویشن ہے پھر؟ سر اس وقت پورے آزاد کشمیر میں پیٹرول پمپ بند ہیں. ہم نیلم ویلی سے مظفر آباد آئے، پورے مظفر آباد میں کہیں پیٹرول نہیں مل رہا اور تمام گاڑیاں روکی جا رہی ہیں. جبکہ جو راشن والی گاڑیاں ہیں جن میں آٹا یا ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان کو شرکا کی طرف سے نہیں روکا جاتا. ان گاڑیوں کو روڈ کو بند کرنے میں گورنمنٹ کا کردار ہے. جگہ جگہ مٹی کے تودے پھینکے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ پھینکے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پر کھائی مار کے روڈ کو حکومت نے بند کیا ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سر یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حکومت کا ایک اوچھے ہتھکنڈے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا کھانا پینا بند کر دیں گے، ان کا راشن بند کر دیں گے، انٹرنیٹ سروس ختم ہو جائے گی. جب لوگ بھوکے پیاسے ہو جائیں گے، کھانے پینے کا راشن ان کو نہیں ملے گا تو یہ لوگ دھرنا چھوڑ کر چلے جائیں گے. لیکن ان لوگوں کو یہ اس بات کا علم ہونا چاہیے، یہ کشمیر کی عوام ہے، اپنے حق کے لیے نکلے ہیں. پچھلے کئی دہائیوں سے، کئی سالوں 78 سالوں سے اگر ہم ایل او سی پہ رہتے ہیں، انڈین آرمی کی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے حق کے لیے کسی حد تک بھی جانا پڑے ہم جا سکتے ہیں. لون صاحب آپ میرے ساتھ ہی ہیں، کچھ خبریں جو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، اس پہ اگر آپ کومنٹس کرنا چاہیں لون صاحب تو آپ بھی کر سکتے ہیں. پہلی خبر تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں آج بڑی دھواں تقریریں ہوئی ہیں. ایک تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر ہے، محمود اذکزئی کی تقریر ہے، اس کو پی ٹی وی نے حذف کیا ہے، جو بہت ساری باتیں، لیکن انہوں نے بہرحال اپنی سوشل میڈیا پر جے یو آئی نے لگائی ہے. مولانا فضل الرحمان کی گفتگو میں جو اس چیز کا اعتراف ہے کہ وہ ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر انہوں نے ایک بڑی اہم بات یہ کی کہ انڈیا جہاں پر 70 سالوں میں تھا، پاکستان نے خود ہی کشمیر کے حوالے سے اپنے آپ کو ان دنوں میں وہاں پر پہنچا دیا. یعنی کہ کشمیر کی ایک سینسیٹیوٹی ہے، یہاں پرامن علاقہ تھا اور ہمارے اقدامات سے آزاد کشمیر کے لوگ خوش تھے، لیکن انڈیا جو ہے وہ 70 سالوں میں جو کچھ کرتا رہا وہ ہم نے چند دنوں میں کر کیا ہے، اور یہ بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے. انہوں نے یہ بیان کیا. انہوں نے اشارہ یہ بھی دیا ہے کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں وہ میرے پاس آئے ہیں، وہ سارے مطالبات درست ہیں، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ اسی پر رانا ثناء اللہ نے جو ہے وہ
इशारा भी दिया कि मौलाना साहब अगर कोई सालसी का किरदार अदा करना चाहते हैं तो वो करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार राना सनाउल्लाह साहब हैं, चूंकि उन्होंने ये कहा था कि ये 12 सीटें हम जीत कर पाकिस्तान से आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने और राजा परवेज अशर साहब ने वजीर दफा ख्वाजा आसिफ के बयान की मजम्मत की कि उन्होंने कहा रावलाकोट या मीरपुर के लोग जो हैं वो कश्मीरी है ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि इस बयान को वापस लिया जाए, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब को इस्तीफा देना चाहिए। ये सिचुएशन हुई है। दूसरी तरफ जो जो धरना है मेन वो रावलाकोट में है, और उन्होंने फिलहाल धरने को जारी रखने और लॉन्ग मार्च को यानी मोखर करने की बात की है कि अभी हम वक्ती तौर पर इसको पोस्टपोन करते हैं। इसकी वजह मेरे ख्याल में ये बताई जाती है कि 9 और 10 मुहर्रम है, इसमें लोगों को ज्यादा तकलीफ होगी, तो उन्होंने लॉन्ग मार्च जो है उसको फिलहाल मोखर कर दिया और धरना को जारी रखने का फैसला किया है। दूसरा बहुत सारी कोशिशें हो रही है कि हो सकता है कोई नेगोशिएशन हो, कहीं मौलाना फजल रहमान साहब वहां पर जाए बगैर ही कोई किरदार अदा करें, और हुकूमत की तरफ से कोई मेरे ख्याल में कोई इशारे ऐसे मिले हैं कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब को ये मैंडेट शायद मिल जाए। महमूद अचकजई और शायद खाकान अब्बासी साहब जिन्होंने पिछले संडे को धरने वाली जगह पर आजाद कश्मीर रावलाकोट में जाना था, उन्होंने फिर दोबारा इस संडे को आने वाले एतवार को जाने का इरादा जाहिर किया। ये खबरें हैं, और आखिरी 2 खबरें और भी हैं कि शेड्यूल 4 में जिन लोगों को डाला गया उसमें ओवरसीज से भी जो लोग हैं, वो कुछ लोग उनके नाम भी हैं, तो उनके घरों को वहां तंग किया जा रहा है। तो मेरी अथॉरिटी से गुजारिश होगी कि अगर ये मुश्तहिल नौजवान है और नारे मारते हैं बाहर या वहां पर मारते हैं, तो कम से कम ये ना करें, क्योंकि तलखियां बढ़ती हैं, नाराजगियां बढ़ती हैं। आप वहां पर डंडा चलाएंगे, ये बाहर जाकर जो है नारे लगाएंगे, मुल्क की बदनामी होगी, तो खामखा एक दुश्मनी का और एक अपने मुल्क से जो है ना नफरत का माहौल न पैदा करें। अगर ये इकदाम न होते तो आज मुझे ये खबर करते हुए भी अफसोस का इजहार कर रहा हूँ कि जर्मी कोबन, जब नरेंद्र मोदी यूके में आए तो जर्मी कोबन 2015 में लेबर पार्टी के लीडर बने थे। तो जब नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में खिताब कर रहे थे तो यहाँ कश्मीरी और इंडियन जो छोटी जात के हिंदू हैं या दलित हैं या फिर मिनॉरिटीज हैं, वह एहतजाज कर रहे थे, और जर्मी कोबन हमारे साथ खड़े थे उस एहतजाज में, और उनने जर्मी कोबन ने नरेंद्र मोदी का खिताब पार्लियामेंट के अंदर नहीं सुना था। वो अपोजिशन लीडर थे इतनी बड़ी पार्टी के, लेबर पार्टी के, और आज उनका बड़ा कद काठ है, चूंकि उन्होंने मिलियन मार्च किया गाजा के मुसलमानों के साथ, और इसी वजह से उन्होंने पार्टी भी छोड़ दिया है, और वो इलेक्शन जीत चुके हैं, और उनका अपना एक उन्होंने नई पार्टी अपनी बनाई है। तो इस वजह से हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। दूसरी आखिरी खबर यह है कि लतीफ अकबर साहब के कागजात नामजदगी इलेक्शन के लिए रिजेक्ट हो गए। इसकी वजह ये बताई जाती है कि चूंकि वो इस वक्त कायम काम सदर है, और जो कायम काम सदर होता है वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता, ये एक आईनी ओहदा होता है। इसके खिलाफ मेरे ख्याल में वो हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे, दरखास्त देंगे, हो सकता है कि ये फैसला वापस ले लिया जाए। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो मुझे लगता यही है कि अगर ब्लड शेड होता है, डरने वाले आगे जाते हैं, और अगर फोर्स का इस्तेमाल होता है तो ओबियसली प्रॉब्लम होगी, और ब्लड शेड होगा तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। इसके अलावा जैसा कि लोन साहब ने बताया, ये नीलम वैली से हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूं कि कोटली से एक साबिक प्रिंसिपल कॉलेज के रिटायर्ड, वो आज इस्लामाबाद में आए और उन्होंने मुझसे फोन पर रब्ता किया। वो बता रहे थे कि जो जिला कोटली सहसा उलाड़ का मकाम है, उससे पहले ब्योर एक जगह आती है, वहां क्रॉसिंग है, वहां पर ट्रक रुके हुए हैं, और वहां से जितनी भी गाड़ियां जाती हैं 2-2 3 दिन उनको रोक करके रखते हैं। फिर उसके बाद ट्रक वगैरह जो है उनके ऊपर तो आटा है, चावल है, दूसरी चीजें जो सब्जी वाली सुजुकियां होती हैं वो भी वहां पर मौजूद रहती है कि 2-2 दिन उनसे 10,000-20,000 रुपए लेके एक एक को छोड़ते हैं। बड़ी लिमिटेड सिचुएशन है। ये हुकूमत पंजाब के का इलाका है जो ब्योर है, अलाड़ पुल से पहले ब्योर आता है, उसके बाद उलाड़
जाता है, नया पुल बना हुआ है जो लोग जानते हैं। तो यही हालत दान गली की भी है, यही हालत राठौर साहब बता रहे थे पाकपतन के रास्ते से जो रावलाकोट की एंट्री है, और यही हालत दूसरे भी रास्तों की है जो आजाद कश्मीर में एंट्री के मकाम है। तो कम अज कम अगर अरबाब अख्तियार ये सुन रहे हैं तो ये ना करें। दवाइयाँ लोगों के पास नहीं है, लोगों के पास राशन नहीं है, और जंग के हालात में भी लॉन साहब बता रहे थे कि कोरोना में ऐसा हुआ, लेकिन उस वक्त फूड की सप्लाई रुकी नहीं थी वहां पर, उस वक्त तशद्दुद नहीं हो रहा था, उस वक्त लोग जो है इस तरह मजबूरी से महसूर थे अपने घरों में, लेकिन उनकी नकल हरकत के ऊपर पैरा नहीं था, सड़कें ब्लॉक नहीं थी, वहां पर रुकावटें नहीं डाली गई थी। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा इशू है। मुझे पता है कि बहुत सारे नेशनलिस्ट एलिमेंट इसके अंदर हैं, इस ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी में, लेकिन उन तकरीरों को आप मद्दोजर के साथ बड़े जोर और शोर से आप बयान करते हैं और मीडिया पर भी चलाते हैं, तो वो तकरीरें भी देखें ना जो इनकी हमायत में हो रही हैं, पाकिस्तान की हमायत में हो रही हैं, पाकिस्तान के अदारों की हमायत में हो रही हैं। और मैं पूरी सनद के साथ ये कह रहा हूँ, जैसा कि कौमी असम्बली में इज़हार आज किया गया, कि पूरी सनद के साथ कह रहा हूँ कि रियासत पाकिस्तान और रियासत के अदारों के खिलाफ कोई नहीं है। लोग अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं, उसके ऊपर आपने एक अंडरटेकिंग दी है, उन मुतालबात को जायज माना है। हो सकता है इनका तरीकाकार गलत हो, लेकिन अगर जायज माना हुआ है, मायदा किया हुआ है, तो फिर उस पर अमल दरामद भी जरूर करें। कोई कमेंट्स करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो हम प्रोग्राम इसके बाद कंक्लूड करते हैं। लॉन साहब। जी मोहतरम, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। असम्बली में आज बड़े जो असम्बली का इजलास हुआ उसमें जितने जो मौलाना साहब की आपने बात की, तो यकीनन मौलाना साहब पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम है और हमेशा से वो एक असूल की सियासत करते हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं उन्हें। उन्होंने कश्मीर के हवाले से अपने आप को पेश किया सालिसी के लिए, और कुछ वज़रा ने उनकी इस बात की तायीद भी की, और मैंने भी उनकी पूरी तकरीर सुनी है। लेकिन बात यह है कि अगर मौलाना साहब के इख्तियार में ये बात फुल इख्तियार में दी जाए तो ये मसला हल हो सकता है, क्योंकि जो उनकी तकरीर में जो हमने सुना, कुछ उनके रास्ते की रुकावटें हैं, वो उस अंदाज में खुल के बात नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी अगर मौलाना साहब को मौका मिले, हुकूमत की तरफ से उनको अगर टास्क दिया जाए, ये मसला हल हो सकता है। इस तरह महमूद खान साहब ने बात की कश्मीर के हक में, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना साहब ने बात की, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। राजा परवेज अशरफ साहब ने भी जो ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर जो मजम्मत की, हम सब इसको इस ख्वाजा आसिफ साहब की उस तकरीर को हम मजम्मत करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब होते कौन हैं ये बात कहने वाले कि रावलाकोट के लोगों को कश्मीरी नहीं समझते? किस तरह के समाजी काम करते हैं, और दूसरा नीलम वैली टूरिस्ट के लिए कितना अट्रैक्टिव है। अगर ये हालात नॉर्मल हो तो लोग जो हमें सुनेंगे वो वहाँ नीलम वैली का जरूर रुख करें। सर मैं तो एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, समाजी वर्कर हूँ। कोशिश करते हैं कि हम अपनी कश्मीरी कम्युनिटी के लिए जो परदेश में हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर हैं, जो किसी परेशानी के आलम में, कोई रोड एक्सीडेंट, कोई मुसीबत, कोई बीमारी, गरीब गुरबा लोग होते हैं, मजदूरियाँ करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जितना हो सके हम अपने हल्का अहबाब से मशावरत के बाद मिलजुल के उनकी हेल्प करते हैं, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि सर नीलम वैली कश्मीर के अंदर वो एक बेहतरीन जगह है, ऐसा सियाती मकाम है। अल्लाह ताला ने जो नीलम वैली को जो हुस्न बख्शा है, पूरे पाकिस्तान से लोग वहां जाते हैं। मैं अगर आपको बताता चलूं, लाखों की तादाद में वीकली वहां गाड़ियां इंटर होती हैं नीलम वैली में। कराची से, फैसलाबाद से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, रावलपिंडी से लोग वहां जाते हैं। लोग वहां जाके घूमते हैं, उस सरजमीन को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। जब अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं गवर्नमेंट की जानब से, तो गवर्नमेंट की जानब से सेहत को फरोग देने के लिए गवर्नमेंट का 0% किरदार नहीं है आज तक। हम दुनिया में देखते हैं, स्विट्जरलैंड में देखते हैं, सबसे बड़ी इंडस्ट्री ये सेहत है और वो दुनिया का अमीर मुल्क है। तो अल्लाह ताला ने अगर एक चीज हमें दी है, इतनी खूबसूरत वादियां दी हैं, तो आप उनसे फायदा उठाएं।
لوگوں کو وہاں جانے دیں, روڈ اچھے کریں, جو پہاڑیوں پہ جاتے ہیں لنک روڈ ان کو بہتر کریں, سیاحوں کو آنے کے لیے, ٹورسٹ حضرات کو آنے کے لیے سہولیات فراہم کریں. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کشمیر میں امن ہونا چاہیے. اگر کشمیر میں امن ہو جائے تو باہر کی دنیا سے لوگ آ کے کشمیر میں گھومنا, اس کو دیکھنا پسند کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اس وقت چونکہ لاک ڈاؤن ہے, شٹر ڈاؤن ہے, اور وہ ٹورسٹ بھی نہیں آ رہے نیلم ویلی میں, تو لوکل لوگوں کو ظاہر ہے وہاں پر آمدنی ہوتی تھی, لوگ وہاں جاتے تھے, ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے تھے, رات کو رہتے تھے ہوٹلوں میں, تو بہت سارا بزنس ہوتا تھا, تو وہ اوبیسلی وہ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ بھی نیلم ویلی کے لوگوں کو کے لیے بڑے مسائل ہیں. میں غلام قادر ہیں جو مسلم لیگ نون کو ایڈ کرتے ہیں, ان کو ان مسائل کا ادراک ہوگا, اور حکومت پاکستان بھی اور پاکستان کی حکومت سے احباب جو لوگ ہیں وہ بھی انٹروین کر کے یہ معاملات آزاد کشمیر کے جلد سے جلد حل کروائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ایک آخری ریکویسٹ ہے, اگر آپ نے یہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ پاکستان اور اہل پاکستان اور اہل کشمیر کی خیر کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.